स्वास्थ्य जीवन देखने वाले सभी दर्शकों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य जीवन में हम विभिन्न रोगों के बारे में आपके लिए बहुत सारी जानकारियां लेकर आते हैं और इसी कड़ी में आज का हमारा विषय है हृदय रोग, कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो अभी हम देख रहे हैं पिछले दशकों में हृदय रोगियों की जो संख्या है, खास करके हमारे भारत में हृदय रोगियों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसकी क्या कोई खास वजह है? क्यों आधुनिकता की दौड़ वजह है या क्या वजह है कि हृदय रोगियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है? जी, पहले तो मैं ये स्पेसिफाई कर देना चाहता हूँ कि जो हृदय रोग हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है हृदय रोग की धमनियों की बीमारी या कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं। और बाकी बीमारियां हैं जैसे जन्मजात रोग, हृदय रोग की बीमारियां, रिमेटिक हार्ट डिजीज, इरिथमिया। तो सबसे जो प्रमुख बीमारी है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिससे हृदयाघात होता है और ये एपिडेमिक महामारी का रूप ले रहा है। इसके कई वजहें हैं। बेसिकली रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं। जो अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उसमें प्रमुख है इंक्रीजिंग एज। इंक्रीजिंग एज मतलब जो पुरुषों में, खासकर 45 साल के पुरुषों में या उससे अधिक की उम्र के लोगों में, और महिलाओं में 55 साल की उम्र में ये बीमारी ज़्यादा होती है। हार्ट अटैक की हार्ट अटैक की, धमनियों की बीमारी, हार्ट अटैक की समस्या ये ज़्यादा होती है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो फैमिली हिस्ट्री। वैसे पेशेंट जिनके फैमिली में पहले 45 के पहले हार्ट अटैक हो गया, वैसे मरीजों को, उनके बच्चों को हार्ट अटैक होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हार्ट अटैक जो है वो वंशानुगत भी होता है। अगर किसी के फादर मदर को है तो बच्चे में भी इसकी संभावना जो है वो बनती है। जी ज़्यादा होती है। तो सबसे हृदय रोगों में सबसे पहले आता है हृदयाघात, और भी जैसे हाई बीपी या लो बीपी वाली जो समस्या फैक्टर है वो हृदयाघात के रिस्क फैक्टर है, उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। और तीसरा जो मैंने बताया कि अनमॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में रेस, हम इंडियंस को ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। इंडियन रेस को जो हम वेस्टर्न काउंटर पार्ट यूरोप और अमेरिका से कंपेयर करते हैं तो ये बीमारी उनके कंपेरिजन में, उनके तुलना में एक दशक पहले हो जा रही है और ज़्यादा हो रही है। और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट है हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई स्ट्रेस लेवल, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिनमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं बिल्कुल। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर है वो बेसिकली जो हम लोग का पॉपुलेशन है वो उसका औद्योगिकरण हुआ है, शहरीकरण हुआ है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा है। इसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर जो आप बता रही हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सब बढ़े हैं। और ये इस वजह से भारत में हृदय रोगियों की जो संख्या है वो काफी बड़ी है। जी हाँ, मतलब हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है उसकी वजह से। ये हार्ट डिजीज है, हार्ट अटैक बेसिकली ये लाइफस्टाइल डिजीज है और ये बढ़ने से ये रिस्क फैक्टर बढ़ते हैं और हार्ट डिजीज बढ़ता है। हार्ट अटैक जो है बहुत गंभीर भी बीमारी है, क्योंकि बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम में दिखता है कि हार्ट अटैक से लोगों की जान भी चली जाती है। बिल्कुल। तो इसकी पहचान कैसे हो कि ये हार्ट अटैक है? मतलब लक्षणों की अगर बात करें तो हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण क्या है? जी, हार्ट अटैक का इसका जो मुख्य इम्पोर्टेंट साइन है, मुख्य लक्षण है वो सीने का दर्द, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में एंजाइना का दर्द बोलते हैं। एंजाइना का दर्द जो होता है सीने के बीचों बीच होता है और ये दर्द सीने के अलावा गर्दन में, पीठ में, बाहों में और पेट के ऊपरी हिस्से तक भी जा सकता है। दर्द के अलावा और इसमें बेसिकली मरीज को अत्यधिक पसीना हो सकता है, सांस फूलने की समस्या आ सकती है और या हृदय में जलन की समस्या हो सकती है। ये जो एंजाइना का दर्द है ये या तो भारीपन, मरीज बोलता है कि ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा हो गया जैसे कोई भारी चीज़ हमारे सीने पे रख दिया गया हो, या कुछ मरीज ऐसा होता है कि सीने में लगातार जलन हो रही है। तो इस तरह से मरीज प्रेजेंट करते हैं। ये सब बोलते हैं इससे टिपिकल सामान्य प्रेजेंटेशन होता है। कुछ महिलाओं में या खासकर एल्डरली पॉपुलेशन में बेसिकली इस तरह का दर्द नहीं भी हो सकता कि माइल्ड थोड़ा मोड़ा दर्द हुआ, बोला कि गैस की समस्या, इस तरह से वो इग्नोर भी कर सकते हैं। तो जो मुख्य लक्षण है वही है सीने का दर्द और साथ में पसीना या उल्टी भी आ सकती है। जी हाँ, मतलब सीने में अगर थोड़ा भी दर्द होता है, ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक की जब होता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता
कम दर्द भी हो, पसीना आए, इस ढंग की समस्या हो तो तुरंत हृदय रोग विशेषज्ञ। एल्डरली पॉपुलेशन में जो वृद्ध लोग हैं, जो डायबिटिक पॉपुलेशन है, जिनको डायबिटीज हो, उनको फ्रैंक दर्द हो भी नहीं भी हो सकता है, वो सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ और मेजर अटैक हो जाता है। तो डायबिटीज में तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए शुगर के मरीजों को। शुगर के जो मरीज हैं उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का। कई मरीज तो ऐसे होते हैं कि गैस की समस्या है और वो बाहर से लेके गैस का टैबलेट खा लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये हार्ट अटैक हो गया है। तो ये हार्ट अटैक जो होता है पहले से कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो मरीज हैं उनको होता है या किसी को भी हो सकता है? ये हार्ट अटैक की जो समस्या है जी। हमें पहले से कारण के साथ होता है या अचानक ही किसी को? जी अचानक तो बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं। जिन मरीजों को हाइपरटेंशन होता है, हाई बीपी की समस्या होती है, डायबिटीज मरीज होते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है, जिनके फैमिली में हार्ट अटैक हुआ रहता है, तो इस तरह के मरीजों में जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रहता है, जिनमें एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इस तरह के मरीजों में हार्ट अटैक की समस्या अब होती है। इस तरह के मरीजों में हार्ट अटैक की समस्या होती है। जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है उतना ज़्यादा चांसेस होता है हार्ट अटैक होने का। अगर हार्ट अटैक हो जाए किसी को जी, या फिर संभावना लगे सीने में दर्द हो, तो सबसे पहले अगर प्राथमिक चिकित्सा की बात करें, हो सकता है कि रात में हो, तुरंत डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो, उस कंडीशन में सबसे प्राथमिक चिकित्सा की अगर बात करें तो किस ढंग की होनी चाहिए? जी सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे भी अगर सीने का दर्द हो और लगे कि उसमें मरीज बोलता है कि पसीना आ रहा है डॉक्टर साहब, या लग रहा है कि जान चली जाएगी, इस तरह से बोलता है तो मरीज, तो उस कंडीशन में सबसे, अगर घर में डिस्प्रिन की गोली हो तो 300 मिलीग्राम गोली मुंह में चबा चबा कर उसे खा लेना चाहिए। और खाने के अलावा तुरंत उसे डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए। वैसे सेंटर में जाना चाहिए जहाँ कम से कम ECG हो जाए, उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हो जाए। और ये बेसिक टूल है और ऑलमोस्ट छोटे मोटे अस्पतालों में भी ये उपलब्ध है। और बशर्ते वहाँ पे जो उपलब्ध डॉक्टर है वो ECG को रीड कर सके और उसके अनुसार इलाज कर सके। हार्ट अटैक के कारणों में आपने बताया, जो सबसे प्रमुख कारण बताया उच्च रक्तचाप जो है, मतलब हाई बीपी के जो पेशेंट हैं उनमें ये संभावना ज्यादा होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताए कि हाई बीपी जो है वो क्या है और उसकी क्या वजह है? जी हाई ब्लड प्रेशर डिफाइन करते हैं जिसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो जाता है और डायस्टोलिक 90 से ऊपर हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या बोलते हैं। और इससे हार्ट पे जो लोड ज़्यादा होता है और ये कई बीमारियों का ये वजह इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। कई बीमारियों का ये वजह होता है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होते हैं बेसिकली। तो हाई बीपी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जो हाई बीपी को बेसिकली कई चीज़ों, पहले तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग ट्राई करते हैं। अगर बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा ना हो तो उसे कोशिश करते हैं कि दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े। ये बहुत ज़्यादा का जो लेवल है उसको डिफाइन कर दे हमारे दर्शकों के सामने कि क्या लिमिटेशन है जिसके बाद ये माना जा सकता है कि ये लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है। सब मरीजों के लिए मैडम अलग अलग बेसिकली है। अगर वो मरीज एल्डरली पॉपुलेशन है, मोर देन 65 ईयर का है, तो 150/90 इज नॉट मच ए प्रॉब्लम बेसिकली। उसके बाद ही अगर ज्यादा रहता है तब हम लोग दवा, मतलब उम्र बढ़ने के साथ रिस्क के अनुसार होता है, उम्र और रिस्क के अनुसार हम लोग दवा की एडवाइस करते हैं उससे। लेकिन जो बेसिक चीज है कि लाइफ स्टाइल चेंजेस, वो सब पेशेंट को हम लोग एडवाइस करते हैं। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस में बेसिकली अगर पेशेंट ओबीज है, मोटा है, तो उसको बोलते हैं कि अपना वेट रिड्यूस करे। पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है तो उसको बोले स्मोकिंग छोड़ दे। अल्कोहल अगर ले रहा है तो उसको कम कर दे या ना ले। डेली एक्सरसाइज करे, कम से कम 30 to 40 मिनट तक डेली उसे एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये एक्सरसाइज सप्ताह में कम से कम 5 दिन होना चाहिए। मतलब सप्ताह में 2 दिन नहीं करने नहीं, करने से मतलब आवर्स जो है वो सप्ताह में कम से कम जो है 3 घंटे हो जाने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हृदय रोगों के बारे में और भी बातें जारी रखेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा में हृदय रोग के बारे में क्या कहा है होम्योपैथिक चिकित्सक ने। हृदय से संबंधित बीमारियों में भी होम्योपैथिक का कोई बहुत अच्छा रोल नहीं है। जैसे अगर किसी के हार्ट का वाल्व खराब हो गया है, माइट्रल वाल्व खराब हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व खराब हो गया, तो वाल्व अगर सिकुड़ गया है तो ये किसी भी दवा के द्वारा पुनः अपने
स्थिति में वापस नहीं आ सकता, उसका पुनः साइज वापस नहीं आ सकता। वैसी स्थिति में हम सर्जरी के लिए ही एडवाइस करते हैं। अगर वाल्व काफ़ी खराब हो गया है तो कोई भी होम्योपैथिक दवा उसे पुनः अपने स्थान पर वापस नहीं ला सकती है। हाँ, कुछ दवाइयाँ हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि वाल्व को खराब होने से वो रोक सकें, लेकिन वाल्व को पुनः अपनी स्थिति में ले आएंगे ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बीमारी जो कॉमन है वो है कोरोनरी आर्टरी की, कि जब ये आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी संकीर्ण हो गई है, ब्लॉक हो गई है और काफ़ी ब्लॉकेज हो गए हैं, एंजियोग्राफी कराने के बाद पता चला कि 80% 90% ब्लॉकेज हो गया है, तो वैसे स्थिति में मेरी राय है कि होम्योपैथी में इसके लिए आप भरोसा न करें। डॉक्टर साहब, हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक ने भी बहुत सारी बातें हृदय रोग के बारे में बताया। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये पता चले, बहुत लोग हृदय की बीमारियों से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्या हृदय के जो मरीज हैं, हाई बीपी या फिर जिनको एक बार हृदयाघात हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है, वो क्या सामान्य लाइफस्टाइल बिता सकते हैं या फिर उनको जो है अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके ही पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी होगी? जी, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हृदयाघात के मरीज होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। उनमें जो होती है, उसमें जो इजेक्शन, उसकी हार्ट की बची हुई पंपिंग संख्या पे उसका आगे का जीवन निर्भर करता है। अगर मरीज का ठीक ढंग से इलाज हो पाया, उसकी जो बंद नलियाँ, हार्ट अटैक का जो बंद नलियाँ अगर खोल दी गई हैं तो उसकी पंपिंग क्षमता बढ़ जाती है और ऐसे मरीजों को फ्यूचर में फ्यूचर हार्ट अटैक का या सांस फूलने की समस्या कम होती है। इस तरह के मरीज अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और किंतु जो मरीज समय से हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाए हैं, उनका ठीक ढंग से इलाज नहीं हो पाया है, वैसे मरीजों की हार्ट की पंपिंग क्षमता कमजोर हो जाती है और उस मरीज में फ्यूचर कार्डियक इवेंट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। वैसे मरीजों को सांस फूलने की समस्या हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकता है, अचानक मृत्यु हो सकती है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आजकल हृदय रोग विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि इस पे भी काफ़ी हद तक हम लोग काबू कंट्रोल कर लिए हैं। इन मरीजों को अगर सही से दवा दिया जाए और दवा लें तो वो काफ़ी हद तक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। साथ ही उनमें हम लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की ब्लॉकेज की, जो ब्लॉकेज है हृदय की नलियों में जो ब्लॉकेज है, क्या वो भी वजह है हार्ट अटैक का या फिर हाई बीपी वगैरह ही जो वो ब्लॉकेज है वो क्या है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों वो ब्लॉक हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है या फिर हार्ट अटैक का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है? जी, जो ब्लॉकेज होता है बेसिकली वो हृदय को सप्लाई करने वाली धमनियां हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो एथेरोमा होता है वो जमा हो जाता है और उसमें खून में रुकावट पैदा करने लगता है, जिससे हृदय को खून कम मिलने लगता है। हृदयाघात में क्या होता है कि हार्ट की जो नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती हैं और हृदय के मांसपेशियों को खून नहीं मिलता है। अगर किसी वजह से हम लोग दवा से अगर खोल दिए तब तो ठीक है, वरना ये मांसपेशियां अस्थायी रूप से डैमेज हो जाती हैं और हार्ट का पंपिंग क्षमता कमजोर पड़ जाता है, हाँ, जो कि आगे के लिए उसके मरीज के लिए खतरनाक होता है। ये इसका क्या इलाज है? अगर ब्लॉकेज है तो क्या ऑपरेशन या फिर दवाइयों के द्वारा जो है उसको सही किया जा सकता है? अगर मरीज जल्दी पहुंच जाए अस्पताल में और वैसे अस्पताल में पहुंच जाए जहां प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं कि सुविधा अगर उपलब्ध हो, तो आजकल प्राइमरी एंजियोप्लास्टी पूरे विश्व में सबसे बेस्ट इलाज पद्धति है। इसमें क्या करते हैं कि डाई देके हार्ट के नसों में इंजेक्ट करते हैं और ब्लॉकेज पता करते हैं और उसको तार और बैलून से उसको खोल दिया जाता है और उसमें छल्ला लगा दिया जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ ब्लॉकेज है, खून आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको तार के सहारे बिना ऑपरेशन के ही होता है ये सब पद्धति। तार से वहाँ जाते हैं और बैलून से फुला करके उसमें छल्ला डाल दिया जाता है और तुरंत नली में खून का प्रवाह चालू कर देते हैं, जिससे मांसपेशियां अस्थायी रूप से डैमेज होने से बच जाती हैं। और दूसरा पद्धति, जब ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है अगर किसी वजह से अस्पताल में, तो वैसे मरीजों को हम लोग दवा से भी खोला जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी। ये थेरेपी करीब 60% मरीजों में
के में ब्लॉकेज खोलने में समर्थ होती है। तो वैसे सेंटरों में जहाँ ये प्राइमरी एंजियोप्लास्टी उपलब्ध नहीं होती है वहाँ हम लोग इसका सहारा लेते हैं और ये भी बहुत अच्छा काम करता है। इससे हृदय का जो मांसपेशियाँ होती हैं वो परमानेंट रूप से डैमेज होने से बच जाती हैं और आगे का जीवन अच्छा रहता है मरीजों के। डॉक्टर साहब, हृदय रोगियों के लिए योग में क्या उपचार है, ये देखते हैं हमारे योग चिकित्सक के द्वारा। योग आज के दिन में सबसे अच्छा अभ्यास साबित हुआ है जो हृदय के रोगियों को लाभ पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले पवन मुक्तासन के लिए आप देखेंगे सबसे पहले वज्रासन में बैठना होता है। दोनों पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर, सिर सीधा, गर्दन सीधी, चेहरा सामने की ओर और पूरा मेरुदंड सीधा। इस अवस्था में बैठे हुए अगर आप बहुत देर तक इस अवस्था में नहीं बैठ पाते हैं तो सामने पैरों को फैला करके भी अभ्यास आप कर सकते हैं। इस अवस्था में दोनों हाथों को सामने की ओर पहले फैलाते हैं और सबसे पहले उंगलियों का मोड़, उंगलियों को पूरी तरह मोड़ना और पूरी तरह फैलाना। तो इसको रोज करना है। इससे उंगली के पोर में रक्त का संचार बढ़ता है। इससे आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद कलाई का मोड़, कलाई को नीचे की ओर और ऊपर की ओर मोड़ना, इसका अभ्यास भी 5 से 10 बार तक किया जा सकता है। कलाई के बाद कलाई का घूर्णन, गोल गोल कलाई को घुमाना मुट्ठी बंद करके दोनों दिशाओं में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कलाई को घुमाते हैं। इसके बाद केहुनी मोड़, देखिए केहुनी मोड़ में पूरी तरह हाथ को सामने की ओर फैला करके केहुनी को मोड़ते हैं कंधे तक और फैलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे कंधे। कंधों पर देखेंगे आप कंधों का जोड़ ऐसा है जहां हमारे कंधे गोल गोल घूमते हैं। इन्हें फैलाना मोड़ना नहीं है, गोल गोल घुमाना है। तो गोल गोल घुमाते हुए बड़ा से बड़ा सर्किल आप बनावें अपने केहुनी से। एक बार क्लॉकवाइज, फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, दोनों कंधे एक साथ गोल गोल घुमाते हुए 10 बार उल्टा, 10 बार सीधा। इस प्रकार ये हमारी बाहों का अभ्यास, हमारे हाथ का अभ्यास समाप्त होता है पवन मुक्तासन समूह का। पैरों के अभ्यास पर पैरों के सामने की ओर फैला लेते हैं, पीछे की ओर हाथों को सपोर्ट देते हैं और जिस प्रकार एक एक जोड़ को हाथों में हमने घुमाया था उसी प्रकार पैरों में घुमाते हैं। पहले उंगलियों का मोड़, उंगली को मोड़ना आगे की ओर और पीछे की ओर, इसे भी 10 बार करें, 10 गिनती तक। वहाँ से पिंडली का मोड़ना, जो आपका एंकल जॉइंट है, उसको मोड़ना और फैलाना पीछे की ओर और आगे की ओर, इसे भी 5 से 10 बार करें। पिंडली के बाद घुटनों का नंबर आता है। इसके लिए सबसे पहले हम दाहिने पैर का अभ्यास करेंगे। दाहिने घुटने का, दोनों बाहों से जांघ को पकड़ते हैं और पैरों को ऊपर उठा लेते हैं। उस पैर को ऊपर उठाकर मोड़ते और फैलाते हैं घुटने से। ऐसा 10 बार करते हैं। दाहिने घुटने के बाद वही क्रिया बाएं घुटने के साथ। इस प्रकार आपके घुटने वायु मुक्त, वात से मुक्त होते हैं, जकड़न से मुक्त होते हैं। घुटनों के बाद कूल्हे के जोड़ का स्थान है। कूल्हे के जोड़ के अभ्यास के लिए हम पहले एक पैर को मोड़ते हैं, एक हाथ को घुटने पर रखते हैं, दूसरे हाथ से पैर को पकड़ते हैं और तितली के पंख के समान ऊपर और नीचे इसमें गति देते हैं। जितना ऊपर अधिक से अधिक हो सके आप ले जाएं, जितना अधिक नीचे ले जा सकते हैं वहाँ ले जाएं। इसे 10 बार करें। फिर यही क्रिया दूसरी तरफ दोहराई जाएगी। इस प्रकार हाथों और पैरों का यह पवन मुक्तासन का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। जब तक हम तनाव पर नियंत्रण नहीं करेंगे हम हृदय रोग में प्रत्याशित लाभ नहीं ले सकेंगे। इसके लिए भ्रामरी का अभ्यास बहुत सुंदर और बहुत ही सरल अभ्यास है। इसमें आप किसी भी आसन में बैठें, ऐसे सिद्धासन में हम करते हैं अभ्यास को, लेकिन पालथी लगाकर भी बैठा जा सकता है। दोनों हाथ घुटनों पर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी रखते हुए आप बैठ जाएं और आँखों को बंद कर लें। थोड़ी देर तक मन को एकाग्र करें, किसी भी विचार को मस्तिष्क में आने न दें जो तनाव पैदा करते हैं। इसके बाद दोनों हाथों को कान के पास ले जा करके अपनी पहली उंगली से
तर्जनी से दोनों कान के छिद्र को बंद करते हैं। आंखें बंद रहेंगी और पूरी तरह मन एकाग्र रहेगा श्वास पर। इसके बाद नाक से लंबी सांस भरते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो धीरे धीरे एक गुनगुनाहट की आवाज़ निकालते हैं। भौरे की गुंजन, भौरा जैसे गूंजता है, इसी से इसका नाम है भ्रामरी। तो भौरे की गुंजन के समान आवाज़ निकालते हुए आप धीरे धीरे सांस छोड़ते हैं। कान से हाथों को हटा लें और बहुत देर तक आप देखेंगे कि वो गूंज आपके मस्तिष्क में अनुभव होगी। उस पर अपना पूरी तरह ध्यान एकाग्र करते हुए बैठे रहें और जब गूंज पूरी तरह समाप्त हो जाए तो आप आँखों को धीरे से खोल दें और इस अभ्यास को पूरा करें। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो चुका है हमारे दर्शकों को अपना पता बताने का। तो दर्शकों, जल्दी से उठाइए कागज और कलम और नोट कीजिए पत्र भेजने के लिए हमारा पता है स्वस्थ जीवन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जूबाग, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ आवश्यक टिप्स, हृदय रोग से बचने के लिए कुछ आवश्यक टिप्स देके जाएं। जी हाँ जी, बेसिकली मैंने जैसे कि आप डिस्कशन में पता चला है कि हार्ट अटैक यानी हृदय रोग की धमनियों की बीमारी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो इसको हम लोग लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके हम लोग इससे काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो क्या होता है एक स्वस्थ लाइफ स्टाइल, इसको मैं बता रहा हूँ। मरीजों को कम से कम डेली 30 to 40 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज करना चाहिए और ये सप्ताह में कम से कम 5 दिन होना चाहिए। उनको अगर मरीजों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या है तो उनके अनुसार वो उचित अपना दवाओं का प्रयोग करें, बीच में ना छोड़ें। और बेसिकली अगर पेशेंट ओबीस है तो उनका अपना वेट जो है रिड्यूस करें। स्मोकर और अल्कोहलिक मरीज जो हैं वो उसको छोड़ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप आगे भी आएंगे और अपने अनुभवों से हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे। तो दर्शकों, आज का विषय हमारा था हृदय रोग पे। निश्चित रूप से आपने देखा होगा और बहुत सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई उससे आप भी लाभ उठाएंगे। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक श्वेता को दीजिए विदा। नमस्कार।